क्या हो अगर किसी की महीने की कमाई लाखों में हो, नेटवर्थ करोड़ों में हो, और फिर भी वो अपना सपनों का घर ना खरीद पाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह सच है। चलिए आज बैंगलोर की एक ऐसी ही कहानी देखते हैं जो रियल एस्टेट मार्केट की एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई सामने लाती है। सोचिए, महीने की आमदनी 8 लाख रुपए। ये एक ऐसी इनकम है जो ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना होती है। लेकिन क्या हो अगर इतनी बड़ी रकम भी बेंगलोर जैसे शहर में घर खरीदने के लिए कम पड़ जाए? चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है, अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। हम इसे नाम दे रहे हैं द 8 लाख पैराडॉक्स, मतलब 8 लाख का विरोधाभास। ये कहानी है एक ऐसे कपल ही जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑन पेपर तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। तो सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं। इनकी जो कंबाइंड मंथली इनकम है वो है पूरे 8 लाख रुपए। और बात सिर्फ इनकम की नहीं है, इनकी जो टोटल नेट वर्थ है वो करीब करीब 7 करोड़ रुपए है। मतलब फाइनेंशियली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने अपने पहले घर के लिए बजट रखा है 4 करोड़ रुपए तक का। बहुत बड़ा अमाउंट है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। तो ये जो कपल है ये एक डिंक कपल है। डिंक मतलब डुअल इनकम नो किड्स, दोनों कमाते हैं और बच्चे नहीं हैं। इनकी उम्र भी अर्ली 30s में है और ये बैंगलोर में रहते हैं। और यही प्रोफाइल इनकी कहानी को आज के बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए एकदम रिलेटेबल बना देती है। तो सवाल ये है कि 4 करोड़ के बजट में आखिर ये ढूंढ क्या रहे हैं? चलिए एक नजर डालते हैं इनकी ड्रीम होम चेकलिस्ट पर। इनकी लिस्ट ना काफी रीजनेबल है। इन्हें एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि फैमिली में एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। फिर थोड़ी हरियाली चाहिए, वॉकिंग स्पेस हो, सड़क का शोर कम से कम हो, और सबसे जरूरी ऑफिस का कम्यूट 25 मिनट से ज्यादा का ना हो। है ना सब प्रैक्टिकल चीजें? और इस पूरी खोज के पीछे एक बड़ा इमोशनल रीजन भी है। ये हर महीने 80,000 रुपए का रेंट दे रहे हैं और इन्हें लगता है कि यार बिना किसी ओनरशिप के ये पैसा बस जा रहा है। एक तरह का मेंटल ब्लॉक है। और सच कहूं तो यही फीलिंग है जो हम में से कई लोगों को अपना घर लेने के लिए पुश करती है। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना बड़ा बजट होने के बाद भी रीसेल मार्केट में कुछ ऐसे छुपे हुए जाल हैं जहां से इनकी ये पूरी सर्च बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देखिए, ये एक दूसरे बायर का एक्सपीरियंस है। वो लगभग एक 8 साल पुराना रीसेल अपार्टमेंट खरीदने ही वाले थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने वहां के एक रेजिडेंट से बात की तब पता चला कि सोसाइटी में एसटीपी की बहुत सीरियस इश्यूज हैं और एक अजीब सी बदबू हमेशा रहती है। सोचिए, ये दिखाता है कि कैसे छुपे हुए खतरे हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये सिर्फ पुरानी या पोरली मेंटेन्ड बिल्डिंग्स की कहानी नहीं है। कई बार तो जो बड़े बड़े टीयर 1 प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें भी ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। इससे एक बात तो साफ है कि हर होम बायर के लिए अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह के छुपे हुए रिस्क हमें बैंगलोर के प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में क्या बताते हैं? चलिए अब देखते हैं फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस, जो हमें मार्केट की असली पिक्चर दिखाएगा। अब ये जो फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस है, ये रीसेल और नई प्रॉपर्टीज को साइड बाय साइड दिखाता है। देखिए, रीसेल प्रॉपर्टीज आपको अच्छी सेंट्रल लोकेशन में मिल जाएंगी, लेकिन वो पुरानी होती हैं तो मेंटेनेंस के छुपे हुए इश्यूज का खतरा रहता है। वहीं दूसरी तरफ नई प्रॉपर्टीज एकदम ब्रांड न्यू होती हैं, पर वो अक्सर शहर से थोड़ा दूर होती हैं, कीमत भी ज्यादा होती है, और हाँ, पोजीशन में देरी का रिस्क तो होता ही है। तो कुल मिलाकर बात इस एक सवाल पर आ जाती है, आपको क्या चाहिए? एक सेंट्रल लोकेशन जिसके साथ शायद एक पुरानी प्रॉपर्टी और उससे जुड़ी दिक्कतें आएं, या फिर एक नई नवेली कंस्ट्रक्शन जिसके लिए आपको शहर से दूर जाना पड़े और ज्यादा पैसे भी देने पड़े? यही बैंगलोर में आज के होम बायर्स का सबसे बड़ा डिलेमा है। फ्लैट्सकार्ट की एक रिपोर्ट एक और बहुत जरूरी बात बताती है, फाइनेंशियल टाइमिंग। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये मानी जाती है कि घर की कीमत का कम से कम 50% आपकी सेविंग से आए, और ये ज्यादातर 30s के आखिर में या 40s में लोगों के लिए पॉसिबल हो पाता है। मतलब बहुत जल्दी एक बड़ा होम लोन ले लेना लंबे समय के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेस बन सकता है। तो फिर सवाल यह है कि इस कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में सही रास्ता कैसे ढूंढा जाए? चलिए अब एक नया बाइंग कंपास बनाते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो बेहतर फैसले लेने में मदद करे। तो इस पूरे एनालिसिस के आधार पर 3 जरूरी कदम हैं। स्टेप 1, सिर्फ ऑफिस से नजदीकी मत देखिए, प्रोजेक्ट की ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी को प्रायोरिटी दीजिए।
स्टेप 2, हर चीज को खुद वेरीफाई कीजिए। सिर्फ ऑनलाइन लिस्टिंग के भरोसे मत रहिए, वहां रहने वालों से बात कीजिए, अपना होमवर्क पूरा कीजिए। और स्टेप 3, ये देखिए कि क्या ये आपकी लाइफ स्टेज के हिसाब से सही फैसला है, क्या ये फाइनेंशियली और पर्सनली आपके लिए सही समय है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस मुश्किल मार्केट में एक स्मार्ट कॉम्प्रोमाइज क्या है? क्या एक बेहतरीन लोकेशन चुने, भले ही बिल्डिंग पुरानी हो, या फिर एक हाई क्वालिटी नई बिल्डिंग के लिए शहर से थोड़ा दूर चले जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आज हर बायर को सोचना होगा। तो अगर आपको ये कहानी और इसका एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगा तो रियल एस्टेट की ऐसी ही और जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये सारे विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और मार्केट की बदलती स्थितियों के साथ बदल भी सकते हैं।